हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 का फर्स्ट पाली में जो सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। कितना क्वेश्चन पूछे गए थे? 48। फर्स्ट सिटिंग की बात करें, सेकेंड सिटिंग में भी इतना ही आया था। 2020 में गवर्नमेंट ने कहा कि 50% आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। तो क्वेश्चन कितना दिया उन्होंने? 48, जिसमें से 40 बनाना था। क्यों? क्योंकि 20 नंबर का सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का थियरी होता है। 80 नंबर का थियरी होगा तो जिसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं उसको बनाना होता है। तो 48 दिए, उसमें से उन्होंने कहा कि आपको 40 बनाना है। तो इसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा कि फर्स्ट सिटिंग में जो 19 तारीख दूसरा महीना और 2020 में हुआ था, तो इसमें 48 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग ये पूरा 48 को पढ़ेंगे, बहुत तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि ए बी सी ऐसा नहीं करेंगे, इसको समझते हुए पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट तौर पे आपको ये बता दूं, आपको ध्यान रखना है इस बात को कि अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फॉलो करना है क्या। ध्यान दीजिएगा, एक एक साल छोड़ के आपको वो क्वेश्चन पेपर हर हाल में पता होना चाहिए। जैसे 23 वाला छोड़ दीजिए, 22 वाला, है ना, और यहां हो गया 20 वाला, 21 और यहां हो गया 23। अगर आप 23 को तो नहीं भी करेंगे एकदम चल जाएगा, 22, 21 और 20। अगर 21 को भी छोड़ दे, 20 और 22 इट इज कंपल्सरी। बहुत ध्यान रखना है। देखो कितना क्वेश्चन बनाएंगे, हर साल 100 क्वेश्चन बना रहे हैं। क्यों? अब तो 100 दे रहे हैं, सॉरी 80 दे रहे हैं, जिसमें से मैथ में और ये सब में दे रहे हैं 100, और सोशल साइंस में तो 80 क्वेश्चन दे रहे हैं। 80 क्वेश्चन कितना बनाएंगे सोचो। क्या पूरे किताब में आपको नहीं लगा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा? तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो 2024 में वही आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 20 से, 22 से, 21 से, जो पूछे गए हैं उधर जाएंगे। तो अगर हम समझते हुए, अगर बहुत तरीके से अगर हम इस तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। बगल में आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, क्वेश्चन बैंक से आपको फोटो मैं लगा दूंगा। बाकी मैं इसकर एक एक क्वेश्चन कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अभी हम लोग 48 मिनट में सब कुछ करने वाले हैं, है ना। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप देख भी पा रहे होंगे, संघ राज की विशेषता नहीं है। जो संघ, जो फेडरल स्टेट होता है, भारत एक संघीय सरकार है, संघीय स्टेट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, इकहरी शासन व्यवस्था। तो देखिए, इकहरी शासन व्यवस्था मतलब एक लेवल पे शासन चल रहा होगा, और संघीय उसी को बोलते हैं, संघीय सरकार उसी को बोलते हैं, संघीय सरकार उसी को बोलते हैं जहां मोर देन टू, कम से कम 2 होना चाहिए, नहीं तो 2 से ज्यादा लेवल पे सरकार होना चाहिए। पहले सेंटर पे है, फिर स्टेट पे है, फिर लोकल पंचायती राज, है ना। हमारे देश में 3 स्तरीय सरकार है। तो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, है ना। क्योंकि लिखित संविधान होना ही चाहिए, शक्तियों का विभाजन, है ना, डिवीजन ऑफ पावर होना ही चाहिए, और सर्वोच्च न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं रहेगी, सर्वोच्च नहीं रहेगी, तो फिर व्यवस्था चलेगा कैसे, है ना, न्याय लोग को नहीं मिल पाएगा। तो 1 नंबर का आंसर होगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था संघीय राज की विशेषता नहीं है। दूसरा लेते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको जानकारी के बता दूं, अमेरिका और भारत में अच्छा संघीय व्यवस्था है, अच्छा संघीय व्यवस्था, अच्छा संघ सरकार के उदाहरण मिलता है। तो इसका उत्तर तो होगा अमेरिका। और चीन और ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। जैसे आप भारत में अगर सोचें, एक बीजेपी है और हर साल यही रहे, और सारे संशोधन संविधान में करा के कहे कि नहीं, कोई दूसरा पार्टी ये नहीं रहेगा, एक केवल रहेगा बीजेपी, बीजेपी ही हमेशा जीतते रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार है? तो इसको नहीं मानेंगे। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। इसी तरह से ब्रिटेन में देखा जाए तो वहां भी संघीय सरकार नहीं है, है ना, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कि एक लेवल की सरकार है। संघीय सरकार में एक बात ध्यान रखना होता है कि कई लेवल की सरकार होनी चाहिए, है ना। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके बाद वो कंट्रोल करती है, उसमें कोई लेवल विशेष नहीं है, बस वो पार्टी ही काम करती है। और ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो वो छोटा सा देश है, तो केंद्र से ही सारे कंट्रोल हो जाते हैं, उसमें कोई दूसरा लेवल नहीं है। भारत में कैसा देख रहे हैं आप? भारत में पहले सेंट्रल लेवल पर होता है, फिर राज्य होते हैं, राज्य सरकार होती है, फिर ग्रामीण सरकार होता है जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, पंचायती राज, है ना। इसी तरह से अमेरिका में भी है, सेंट्रल लेवल पर होता है, फिर राज्य में भी
जो सरकारें हैं वो होती है। अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया होगा? तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण, है ना, जिसको जेपी बोला जाता है, इनके नाम से छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी भी है। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने, उन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आगे क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? इसमें दिया गया है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। क्या आपको लगता है असमानता समाप्त हुआ है? नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है, इस पर विचार करेंगे। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो इसका सीधा सा अगर हम देखें बी नंबर सही आंसर है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। क्योंकि अगर किसी में टकराव होगा तो एक ऐसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई है कि हाँ, एक तो हम बहुत जल्दी टकरते नहीं है, और कोई व्यवस्था होता है तो एक प्रक्रिया है उसके द्वारा सुलझा दिया जाता है ना। दूर, है ना, पंक्ति, आखिरी पंक्ति पर खड़े व्यक्तियों की आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व अभी तक नहीं किया है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या आपको लगता है जिसकी संख्या ज्यादा है और जिनकी संख्या कम है, दोनों के साथ सेम व्यवहार किया? नहीं, वो तो जाति के नाम पर, इस सब धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो बी इसका सही उत्तर होगा, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं 5 नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं हो तो याद कर लेना है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो मैं आपको बताऊं, सैटेलाइट तो कई प्रकार के हैं, बहुत सारे सैटेलाइट हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सुदूर संवेदी जो उपग्रह है, रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है, उसको संसाधनों के खोज के लिए उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के संसाधन? मतलब इसका जो संबंध है ना आर्थिक चीजों से ज्यादा है। और बाकी चीजें अगर हम लोग करते हैं, जैसे दूर संचार करना है, तो उसके लिए जियो सैटेलाइट का यूज किया जाता है, जीईओ, है ना, JIO नहीं, ये जियो सैटेलाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, और ये पृथ्वी जिस स्पीड से घूमती है उसी स्पीड से वो भी घूमते हैं, तो इसलिए इनको जियो सैटेलाइट बोला जाता है। जियो मतलब पृथ्वी होता है ना। तो जियो सैटेलाइट से दूर संचार के काम होते हैं, वो सारे चीज किया जाता है, दूरदर्शन वाला सब उसी से किया जाता है। लेकिन संसाधनों की अगर खोज करना है ना, आर्थिक अगर सर्वेक्षण हमको करना है, समुद्री तट पे अगर वहां की कुछ चीजें करना है, तो उसके लिए हमको रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? अब देखिए भूकंप जो है भारत में कहां पे आता है ज्यादा, आप ये बताइए। भूकंप भारत में कहा था? तो आपने सुना नेपाल में भूकंप आ जाता है, मोदी जी उनको हेल्प करने जाते हैं। तो जो हिमालयी क्षेत्र है उधर भूकंप ज्यादा आता है, इधर भूकंप कम आते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया गया देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो चेन्नई तो नीचे ही है ना, रांची, हैदराबाद इधर रांची है, तो उधर ऊपर जो है देहरादून है ना, उत्तराखंड में। तो यहां पे भूकंप आते हैं, तो इसलिए इसको सही करेंगे। 7 नंबर है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? पिछड़ा राज के रूप में देखो बिहार आता है, उड़ीसा आता है, इसको पिछड़े राज्य में माना जाता है। लेकिन यह ऑप्शन दिया गया पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, तो बिहार इसका आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? वित्तीय वर्ष पूछा है कि भारत में जो आपका वित्तीय वर्ष है वो कब, वित्तीय वर्ष मतलब रुपया पैसा बैंकिंग से जो चीजें जुड़ी हुई है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए बैंक का जो छुट्टी होता है वो 1 अप्रैल को होता है, 1 अप्रैल। हिंदी कैलेंडर जो होता है ना, जिसमें चैत, माघ, है ना, पूस, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, दो, ऐसा आपने सुना होगा, उसमें जो पहला दिन होता है ना वो 1 अप्रैल को आता है ना। तो इसलिए भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग पहले भी ऐसे किया जाता था। तो अभी हमको क्या करना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना, ये हमारा है वित्तीय वर्ष भारत के लिए। तो पहला दिन 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, याद करना है इसको कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है, पूरे साल भर का। अब कोई कहेगा कि आप याद करने के बाद, मैं आपको बताऊं, आपको याद करने पर विशेष ध्यान देना है, बिना याद करने काम नहीं चलवाना है। इसमें जो समझ में आ रहा है तो ठीक है, हमने आपको बता दिया भूकंप की चीजें, तो समझ लिया, समझने के बाद देहरादून, तो इसको याद करने वाला चीज नहीं, क्योंकि वो शहर का नाम बदल देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन तो याद करना है भाई, इसको तो हर हाल में याद रखना है। रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है उससे संसाधनों का खोज करते हैं, तो याद रखना है उसको, उसमें क्या लगा है कि नहीं। आगे देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन
किसने किया था, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा बिस्मार्क, है ना। ये जर्मनी का शासक था बिस्मार्क। आगे देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन, है ना। साम्यवादी शासन क्या है अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, लेकिन देखिएगा साम्यवादी, ये कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी उसी से जुड़ा हुआ है, कार्ल मार्क्स से। तो रूस में उसने, कार्ल मार्क्स ने जो भी सिद्धांत दिया था उसी सिद्धांत को अपनाकर, इसमें क्या था कि जितने गरीब लोग थे उनका शोषण किया गया था अमीरों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा। तो ये कार्ल मार्क्स बोला था कि सारे गरीब लोग हमला कर देंगे और सारे धन संपत्ति लूट लेंगे और सब कुछ प्राइवेट हो, सब कुछ पब्लिक हो जाएगा, प्राइवेट कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो उसने सिद्धांत दिया था और लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में सबसे पहले बार रूस, जिसको हम लोग रसिया कहते हैं, तो रूस में, है ना, ये हमारा पुराना मित्र है भारत का, तो रूस में सबसे पहले लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया था, है ना। अभी तो चाइना में भी है कि नहीं। आगे देखिए, तो ये साम्यवादी शासन व्यवस्था है ना, उसी से नीचे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति यहां आपको ध्यान रखना है, देखिए ऑप्शन में दिया है फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 और सितंबर 1905। तो 1917 में हुआ इसलिए दिया है। अब महीना भी पूछ लिया तो नवंबर ध्यान रखना है कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इसी बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, है ना, लेनिन के नेतृत्व में ये हुआ था। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को समझने और ध्यान रखने वाला है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था सबसे पहले रूस में कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति, है ना, उसके साथ में ये स्थापित हुआ और साथ ही इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। और ये व्यवस्था बनी, उसके पीछे का व्यक्ति कौन था? तो कार्ल मार्क्स ने उसके लिए सिद्धांत दिया था, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? ये बिहार का बात है कि बिहार में जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वो कहां पे, किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर, इसके लिए याद रखना है। मुजफ्फरपुर में लीची, शाही लीची भी बहुत प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर का। आगे देखते हैं, रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, बिहार के जमालपुर में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में कंपन, इनमें से कोई नहीं, पर्वत पर भूकंप। तो ध्यान रखिएगा, सुनामी जो होता है ना वो समुद्र में आता है और समुद्र की तली में अगर जो भूकंप, समुद्र की तली में अगर हलचल होता है, कंपन होता है, तो वो पानी ऊपर आते हैं, तो उसी को सुनामी बोलते हैं ना। तो इसका अगर उत्तर पूछा जाए कि समुद्र में भूकंप, अगर समुद्र में भूकंप होगा, इसका आंसर ए है, समुद्र में अगर भूकंप आ जाए, उसके तली अगर हिलने लगे तो उससे सुनामी आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सुनामी जो है ना हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जब वो आता है इंडोनेशिया के साइड से आते हैं, उधर ज्यादा उधर होता है, तो जब उधर से आता है तो पहले हमें पता चल जाता है, लेकिन पहले, बहुत दिन पहले जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो पता नहीं चल पाता था। तो वर्तमान समय के लिए तो बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये बहुत तीव्र आ जाता है तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसमें जान की क्षति नहीं होती, क्योंकि पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है, तो बहुत सारे लोग तटीय क्षेत्र से अलग आ जाते हैं। उसके तीव्रता, उस सब के आधार पे हम लोग पता कर पाते हैं कि कितना दूर तक आने वाला है, कितना प्रभावी रहेगा। आगे देखते हैं, सुखाड़ क्या है? ऑप्शन में दिया गया है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? क्या सुखाड़ क्या मानव ने किया है? मानव के हाथ में कहां है। सामान्य आपदा कहेंगे, अरे इतना लोग मर जाते हैं खाए बिना, क्योंकि सुखाड़ आज तो चलो कहीं से हम मंगा लेते हैं, बहुत एक दूसरे से कनेक्टिविटी है एक देश दूसरे देश से। पहले सुखाड़ पड़ता था तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाते थे किसी देश में, है ना, ऐसा भी होता था। तो सुखाड़ की बातें किया जाए, क्यों? क्योंकि दूसरे देश से आ नहीं पाता था, तो इसलिए ऐसा, है ना। सुखाड़ हुआ, फसलें खत्म हो गई, फसल हुआ नहीं तो लोग खाए बिना मर जाते थे, ऐसे भूखे भूखे लोग रहते थे। तो सुखाड़ क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? देखो, भूमि निम्नीकरण पूछा है ना, भूमि मतलब जो जमीन है, खेती जहां हम लोग करते हैं, निम्नीकरण मतलब उसका गुण जो है, क्वालिटी जो है कम हो जाए, मतलब अब खेती हम करेंगे तो फसल ज्यादा नहीं होगा, उसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो पंजाब में पूछा कि पंजाब में कारण क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, अगर मान लो 2 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, तो इसको लिखेंगे कि भूमि निम्नीकरण का कारण है कि अगर हम सिंचाई ज्यादा करेंगे, खेत में पानी हमेशा लगा रहेगा तो उससे भी क्वालिटी कम होता है। उर्वरक डालेंगे, ज्यादा खाद डाल देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। मिट्टी की कटाई करेंगे, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, है ना। किसी खेत में अगर बहुत पशु चर रहे हैं और हमेशा वहां पशु, तो इतना उसकी भूमि का जो क्वालिटी होगा वो कम हो जाता है। तो अति पशुचारण से भी भूमि की क्वालिटी घट जाती है। लेकिन यहां पंजाब में पूछा है,
बात यहाँ ये, अब हम पंजाब तो गए नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना ऑप्शन में क्या देगा, देखो वनोन्मूलन, वन की कटाई, अति पशुचारण, गहन खेती, अधिक सिंचाई। गहन खेती ध्यान रखना है कि कभी भी भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं बनता है। गहन खेती का मतलब है कि आप जितना मन उतना उत्पादन करें। हाँ, एक इसमें कारण बनेगा एकल फसल, है ना, कि हमेशा एक ही प्रकार के आप फसल बो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि अदल बदल के फसल बोना चाहिए। हमने कहा धान बोआ, फिर धान बोआ, फिर धान बोआ, फिर धान बोआ, हमेशा धाने बो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बदल बदल के जब हम बोते हैं, फसल चक्रीकरण का प्रयोग करते हैं, तो उससे उत्पादकता बढ़ती है। तो अधिक सिंचाई पंजाब में ये कारण है, आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा हम सिंचाई कर देते हैं, वहां पंजाब के लोग ज्यादा सिंचाई करते हैं, इसलिए खेती का जो भूमि है वो भूमि निम्नीकृत हो गया है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितना % जल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो शरीर है इसमें जल कितना % होता है, तो इसका उत्तर होगा 70%, है ना। कहीं कहीं आप खोजोगे तो मिल जाएगा, कहीं 60 मिल जाएगा, कहीं 65 मिल जाएगा, लेकिन मैंने कुछ चीज रिसर्च किया है तो 70 आपको याद रखना चाहिए, है ना। आगे देखो, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा दुविधा वाला है, क्योंकि जो डॉल्फिन, इसका उत्तर इस क्वेश्चन पेपर में सही बताया गया है। बाकी देखो, मगरमच्छ तो कई देशों में पाया जाता है, हवेल, कछुआ कई देशों में पाया जाता है, डॉल्फिन के लिए सही उत्तर दिया गया है। लेकिन डॉल्फिन केवल भारत में ही नहीं, है ना, उसका संबंध पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, है ना, क्योंकि आप सोचो गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में भी तो थोड़ा सा उसका अंश है, उधर से सिंधु नदी आता है, तो उसमें डॉल्फिन पाया जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन तो विवाद वाला है, लेकिन अगर आ ही जाए अगर आपके एग्जाम में, तो क्या करोगे, डॉल्फिन मारना है। आगे देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, एकदम ध्यान रखना है। सीमेंट जो हम घर में लगाते यूज करते हैं, तो उसके लिए कंपनी होगी, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो इसका उत्तर होगा चूना पत्थर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय यूनियन। तो देखो, यूरोप में पूछा है ना, तो सार्क तो भारत और ये भारतीय एशिया की बात कर रहा है, सार्क तो यहाँ पे है, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उन लोगों का संगठन है, तो यूरोप की बात कर रहा है। नाटो है, तो नाटो में बहुत सारे हैं, तो लेकिन नाटो क्या है, सैनिक संगठन है। अपने रूस और यूक्रेन लड़ाई में भी सुना होगा कि रूस कहता था यूक्रेन को कि नाटो में शामिल नहीं होना है, और वो शामिल होना चाहता था, इसलिए लड़ाई होता, तो सैन्य संगठन था, है ना। तो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करना है ना, तो इस दो तो खत्म ही हो गए। और ओपेक जो है पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड होता है, जो हम पेट्रोलियम, ये डीजल, केरोसिन, ये सब, है ना, तो इससे रिलेटेड है। और यूरोपीय यूनियन इसका ऐसा ही उत्तर होगा, क्योंकि यूरोप में यूरोपीय यूनियन बनाया गया, और इसका एक खासियत है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। तो यूरोप के बहुत सारे जो देश हैं, इसमें 31 देश हैं, तो वो लोग एक अपना बना लिए हैं, एग्रीमेंट कर लिए हैं कि हमारा देश का कोई भी व्यक्ति इधर उधर आ जा सकता है। आगे देखते हैं, 22 नंबर में कह रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये जो स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप अभी 10वीं में ही नहीं, आगे के दिनों में कहीं भी अगर आप जाएंगे तो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको कॉपी पेन पे लिख लो कि आपको ये याद ही होना चाहिए। क्या है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मुद्रण मतलब क्या होता है, मतलब हम प्रिंटिंग करते हैं ना, किताब छापते, कॉपी छापते, है ना, तो हम किताब, अब कोई बात है, मान लो एक व्यक्ति ने कुछ कहा, जैसे कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा और उसको छाप दिया गया, और छापने के बाद कई उसकी प्रतियां बन गई और सभी जगह चला गया, लोग पढ़ेंगे। तो ये इसी को कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर ने ही कहा था। आगे देखते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता कब, कितना साल चाहिए, 18 साल, ये तो हर कोई जानता है। 24 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो देखो, भारत में जो है संघीय, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कई लेवल की सरकार है, तो संघीय और संसदीय। देखो, संसद भवन है दिल्ली में, और संसदीय शासन, तो संघीय भी है और संसदीय है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, संघीय और संसदीय।
और संघीय और अध्यक्षात्मक शासन है अमेरिका में, जो यूएसए जिसको हम लोग बोलते हैं संघीय और अध्यक्षात्मक है ना, वहां तो वहां बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री है, वहां प्रेसिडेंशियल है। ठीक है, आगे देखिए, अब दिया है भूस्खलन। भूस्खलन जो भूमि की जो कटाव होती है, भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, सामान्य आपदा, मानवीय आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सारे प्राकृतिक आपदा हैं। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, अगर महासागर के तल में कंपन होगा तो क्या होगा? सुनामी आ जाएगा। अभी तो थोड़ा देर पहले चर्चा किया हमने। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो देखो, जब भी अगर पृथ्वी के नीचे सतह में अगर कोई कंपन होता है और वहां से तरंगे जब बाहर निकलती है, तो सबसे पहले जो पहुंचता है उसको बोलते हैं पी तरंग, है ना, पी वेव। तो पी तरंग आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है पी तरंग, उसमें पी तरंग होता है ना, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। टी तरंग तो ऐसा नहीं होता है ना, पी होता है, एस होता है, एल होता है। तो पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है। सुनामी का संबंध है किस चीज से है? स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं। कोई भी बता देगा। सुनामी कहां आता है? समुद्र में, तो समुद्र से इसका संबंध है। 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होगी वहां पे नहीं मिलेगा। ऑप्शन सुनिए, कानून के समक्ष समानता। क्या ऐसा नहीं मिलेगा? भारत में तो कानून के समक्ष समानता है। अब थोड़े विवाद की बात अलग है कि होता है वास्तव में कि नहीं, पर लिखित तो है ना, कि कानून के समक्ष समानता। तो लोकतंत्र में तो ये होता ही है, लेकिन पूछा अनुरूप नहीं है, मतलब गलत बताना है। आगे पूछा बी में है ऑप्शन में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव आपने सुना है, ये होना ही चाहिए। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, अब शासन व्यवस्था ही उत्तरदायी नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, है कि नहीं? इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था भारत में अपनाया गया है कि उत्तरदायी सरकार हमें चाहिए। तो उत्तरदायी, तो ये तीनों नहीं होगा। इसका एक ऑप्शन दिया गया है बहुसंख्यकों का शासन। देखो, बहुमत का शासन होता है लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। लोकतंत्र में बहुमत और बहुसंख्यक में अंतर है। बहुमत मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा, बहुमत मत जिसको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मत मिलेगा, वो सरकार बना लेगा। लेकिन बहुसंख्यक, जिनकी संख्या ज्यादा है वो शासन में आएंगे, उनके ही समूह का कोई व्यक्ति शासन में आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। आगे देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र सफल होगा, देश की व्यवस्थाएं बहुत अच्छा होगी, कब हो सकता है? तो यहां ऑप्शन दिया गया है नागरिकों की उदासीनता, न्यूट्रलिटी। उदासीनता मतलब कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। अब ऐसा हम भाव रखेंगे तो बताओ, कोई नेता कुछ कर रहा है, कोई नेता कुछ कर रहा है, देश की व्यवस्था कहीं जा रही है, जनता कुछ बोल ही नहीं रही, तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, पूछा है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि नागरिकों की उदासीनता तो देश को अलग डायरेक्शन में लेकर चल जाएगी। आगे देखो, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर सफलता निर्भर करेगी। गैर कानूनी काम करेंगे तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब देखो, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता मतलब कि हम पार्टिसिपेशन करेंगे, जब भी सरकार का चुनाव होगा हम वोट डालने जाएंगे, चुनाव पार्टी प्रचार होगा तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, है ना। और रैली में कितना लोग जाते हैं तो वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। अब काम छोड़ के जाएंगे तो गलत बात, तुम पढ़ाई छोड़ के चले जाओ, किसी दिन एग्जाम हो उसी दिन निकल के चले जाओ, तो बताओ कहाँ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं, जिस फ्री है तो जा सकते हैं। नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा, अब नागरिक अपने ही जाति के हित की रक्षा चाहेगा तो सफलता नहीं हो सकता लोकतंत्र का। इसका सही उत्तर होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ के, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को, सोच समझ के सहभागिता पर, है ना। सोच समझ के सहभागिता मतलब यही कि हमारे एग्जाम है तो हम नहीं जाएंगे, एग्जाम है तो पढ़ेंगे, जब एग्जाम नहीं रहेगा, ऐसा फ्री रहेंगे तो घूम लेंगे थोड़ा। हाँ, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कुछ लोग मुखिया जी के चुनाव जब होता है मुखिया का, तो उसमें घूमते हैं कि हाँ हम मुखिया जी के पार्टी साहब से, फलना साहब से। ये सब नहीं करना चाहिए, स्टूडेंटों को कम करो। आगे देखो, 31 में है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद मतलब क्या होता है, आप जहां पे रहते हैं उसी से आपको लगाव हो जाता है कि हाँ हम इतना दूर हमारा लगाव है, यहाँ कुछ होगा। अब सोचो, यहां रहने वाले लोग इतना दूर से लगाव हो गया, यहां रहने वाला लोग इतना दूर से लगाव हो गया। जैसे भारत की बात करो, यहां रहने वाला इतना दूर से लगाव होगा, यहां रहने वाला यहाँ रहने वाला। अब इससे आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे,
तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। कुपरिणाम मतलब बुरा प्रभाव। क्या होगा बुरा परिणाम? क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव, ये तो होता ही है, ये बुरा प्रभाव नहीं है, क्षेत्रवाद में ये होता है, सही बात है ये। राष्ट्रीय एकता है ना, राष्ट्रीय हित, अलगाववाद। तो हम ये बात आपको बताएं कि अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे तो अलगाववाद हो जाएगा। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होगा? अलगाववाद। आगे है कोयला। है कोयला क्या है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोयला को शताब्दियों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो भूमि के अंदर दब गए, ऑक्सीजन से उनका लगाव टूट गया तो वो कोयला बन गए, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अब ये तो शताब्दियों वर्ष पहले दिनों में बनते हैं, इतना जल्दी बनते नहीं, इसलिए इसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो कोयला क्या है? कोयला क्या है? इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय संसाधन। आगे देखते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन याद करने वाला है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको कॉपी पे है ना लिख लेना होता है ना, ऐसे स्टार दे देके, ठीक, कि हाँ ये क्वेश्चन हमें याद करना है, ये याद करना है। ऐसे याद करने वाले क्वेश्चन याद ही करना है, क्योंकि देखो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका उत्तर क्या होगा? 15 मार्च। तो इसको याद करना है, 15 मार्च को मनाया जाता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका मुख्य अंग 5 है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये तो याद ही नहीं रखना है। क्यों कह रहे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब देखो सरकारी मतलब गवर्नमेंट वाला सरकारी, और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट। तो देखो सैन्य सेवा, जो सैनिक लोग बनते हैं वो तो सरकारी है। वित्त सेवा है ना, वित्त मतलब पैसा रुपये से रिलेटेड है तो भी सरकारी है ना। उसके बाद क्या है? रेल सेवा, रेलवे जो होता है सरकारी होता है। मॉल सेवा, अब हमारे गांव में आसपास में कहीं मॉल बनेगा तो सरकारी थोड़ी है, तो प्राइवेट होता है, तो उसका उत्तर प्राइवेट होगा, मॉल सेवा होगा। आगे देखिए भारत की वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी, वित्त मतलब देखो वित्त होता है ना, वित्त का संबंध होता है फाइनेंस से, है ना, रुपया पैसा से। तो वित्तीय राजधानी पूछा है, भारत का वित्तीय राजधानी। तो वित्तीय राजधानी जो होता है वो मुंबई होता है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए भारत की, देखो कैपिटल जो है राजधानी भारत का नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी पूछा है तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? मुंबई। आगे देखते हैं भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। पूछा है सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, तो सबसे पहला लौह इस्पात कौन लगा था? तो इसका सही उत्तर इसमें ऑप्शन देखो क्या लिखा है, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO, टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। तो पूछा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, प्रथम पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को। 1907 में इसका स्थापना किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद नगर में, है ना, झारखंड के जमशेदपुर में है ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद करने जैसा है ये, है ना, कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी जो है टिस्को, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में टिस्को, सबसे पहली भारत की लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, सड़क परिवहन में दिया था ये, 8 क्लास में है, हमें याद है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो उस समय हमें ध्यान था, हालांकि मैं पढ़ा था तब भी ध्यान था, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज रेलवे से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, तो इसका सही उत्तर होगा सड़क मार्ग से, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या किया था कि एक चतुर्भुज बनाया गया था इस टाइप से भारत को पूरा जोड़ने के लिए, है ना, और ये बहुत मजबूत रोड और बहुत विशाल, बहुत चकला, है ना, ताकि तेजी से आवागमन हो सके, ये कोशिश किया गया था पूरे देश को जोड़ने। अब देखो इसी से छोटा छोटा रोड यहाँ जोड़ देंगे तो देखो भारत पूरा एक कनेक्ट हो जाएगा इससे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना। तो स्वर्ण सोने के जैसा है कि नहीं, अगर ये पूरा व्यवस्था चलेगा तो ज्यादा फायदा होगा। आगे लिखा है गंडक परियोजना है बेतिया में, मोतिहारी में, वाल्मीकि नगर में, छपरा में। छपरा में तो नहीं है भाई। गंडक परियोजना देखो बिहार और यूपी दोनों के संयुक्त परियोजना इसको माना जाता है, माने दोनों से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि नगर बिहार में है, वहीं पे ये गंडक परियोजना है, ठीक है, गंडक नदी पे है इसलिए गंडक परियोजना इसको बोलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं कि हिंद माने भारत, हिंद और चीन पहुंचने वाले प्रथम समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। पहले तो कई व्यापारी आए होंगे उस जमाने में, है ना, लेकिन जब अंग्रेज के आने से पहले जब भारत को सुना ना कि भारत की खोज किया किसने, वास्को डी गामा, जिसको फूफा जी बोलता है मजाक में, तो इसको ऐसा बोलते हैं 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह, जमोरिन वहां का राजा था, केरल पहुंचा। तो इसी को बोल दिया जाता है कि भारत का खोज किया। भाई भारत कहीं दूसरे जगह थोड़ी था, रामायण महाभारत इतना हुए था, मुगल अकबर सब आए थे, तो ये सब कहां गए? तो भारत तो यही था, सब कुछ यही चल रहा था, इससे पहले भी शासन व्यवस्थाएं थी, है ना। तो आप ऐसे नहीं सोचो कि 1498 में भारत का खोज हुआ था, ऐसा नहीं है। खोज कहीं नहीं हुआ था, पहले से भारत यहीं पे था। ये बस आए थे एक अलग रास्ते से, समुद्री मार्ग से आए थे, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने इसका खोज किया था। सबसे प्रथम विदेशी नहीं खोजना है भाई, समुद्री मार्ग से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत आया, और मान व्यापारी कौन था इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल देश से आए थे, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 42 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1920, 1930, 1935, 1942। इसको ऐसे याद रखिए, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और इससे रिलेटेड असहयोग आंदोलन मतलब भारत का प्रथम जन आंदोलन था, इस बात को ध्यान रखना है। विवेक क्वेश्चन सीरीज में एक वीडियो बनाया गया है कि असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था, कैसे, तो उसके बारे में वर्णन है, तो वो देख भी सकते हैं। तो तीनों आंदोलन महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 42 के बाद 43 राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला फेमस जगह है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि राउरकेला उड़ीसा में है, एक फेमस जगह है। तो जरूरत पड़े तो आप इसको यहां लिख लिया करो, है ना, याद करने वाला है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना। आगे देखते हैं 45 क्वेश्चन, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है ना। दीर्घकालिक ऋण मतलब लंबा समय तक ऋण दे वो कौन सी संस्था है? तो कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है कृषक महाजन, जो किसानों का एक महाजन होता है गांव में, मोटा सा आदमी, उससे लोग पैसा लेते हैं उधार, ब्याज लेता है 5%, 10%, तो वो तो लंबा समय तक नहीं देता और बहुत ज्यादा ऋण लेता है ना। तो इसलिए इसको ये तो होगा नहीं। प्राथमिक कृषि साख समिति ये भी नहीं है। भूमि विकास बैंक, अब देखो विकास बैंक के लिए एक शब्द भी आता है यहाँ, एक मान लो अगर आ जाए नाबार्ड, नाबार्ड भी यहां लिखा जा सकता है। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान किया है, बहुत काम किया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड है जो कि लंबे समय तक ऋण प्रदान करता है। तो याद करने वाला है कि लंबे समय तक ऋण प्रदान कौन करता है, कौन सी संस्था है, तो नाम है नाबार्ड, फुल फॉर्म भी लिख लो, है ना। उसके बाद इसके लिए इसमें दिया गया है भूमि विकास बैंक, तो इस पे आपको टिक करना है। आगे क्वेश्चन है 46, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, थर्ड, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक जो विकास होता है उसमें एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र, ये भी रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र होगा कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो होगा उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, इसको आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक, न्यू, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी आया था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, जिसको रसिया, बहुत बड़ा देश था यूएसएसआर, टूट गया 15 भागों में। तो ऐसा हुआ कि अब पूंजीवादी देशों का या पूंजीवादी व्यवस्था का जीत हो गई है। तो उस केस में नई आर्थिक नीति आया था हमारे देश में, 1991 रखते हैं, है ना।
उदारीकरण व्यवस्था इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया था, तो लिखा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा सभी। उदारीकरण है ना, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है, और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन है ना, सब कुछ पूरा दुनिया को जोड़ा गया था इसमें। आगे 48 देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। नई आर्थिक नीति में किसको शामिल किया गया था, तो उदारीकरण भी था, है ना, निजीकरण भी था, वैश्वीकरण भी था, इसलिए सभी उत्तर होगा इसका। 48 उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, कितना रुपया देना पड़ता है आवेदन शुल्क के लिए, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया है 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं, कोई रुपया नहीं लगता है आवेदन शुल्क के लिए। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 रुपया लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, नहीं किया होगा दोबारा देख के आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के और प्रीवियस ईयर तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, मैं आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध हो सकता हूं। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।